अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी अलमारी में कुछ कपड़े तो इतने सॉफ्ट होते हैं, कुछ एकदम मजबूत और कुछ तो पानी से भी बचा लेते हैं। कमाल है ना। इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे कपड़ों में ही छिपे एक बड़े दिलचस्प विज्ञान में। तो आज हम बात करने वाले हैं मानव निर्मित रेशों की। मतलब वो धागे जो खेतों या जानवरों से नहीं आते, बल्कि सीधे सीधे लैब से आते हैं। चलिए साथ मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। जरा सोचिए तो, एक मजबूत सा रेनकोट जो बारिश से बचाता है और एक एकदम मुलायम गरम सा स्वेटर। मतलब दोनों का फील कितना अलग है ना? लेकिन क्या इन दोनों में कुछ कॉमन हो सकता है, कोई एक जैसा धागा? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये दोनों ही ऐसे फाइबर से बने हैं जो नेचुरली नहीं उगते, बल्कि जिन्हें इंसानों ने लैब में तैयार किया है। और बस यहीं से हमारे कपड़ों के पीछे की पूरी इंजीनियरिंग की कहानी शुरू होती है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो मैन मेड फाइबर्स है ना, उन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और यहीं से हमारी कहानी आगे बढ़ती है। तो समझिए, यहाँ दो अलग अलग रास्ते हैं। पहला है रीजेनरेटेड फाइबर। इसमें क्या होता है कि हम लकड़ी जैसी कोई नेचुरल चीज लेते हैं और उसे केमिकल से ट्रीट करके एक नया धागा बना देते हैं। और दूसरा रास्ता है सिंथेटिक फाइबर का, जिसे पूरी तरह से स्क्रैच से, मतलब सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। चलिए अब पहले रास्ते को थोड़ा और करीब से समझते हैं, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है विस्कोस रेयॉन। अरे वही जिसे अपनी चमक और सॉफ्टनेस की वजह से अक्सर आर्टिफिशियल सिल्क भी कह देते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है। देखिए, भले ही रेयॉन मैन मेड है, पर इसकी जड़ें वो तो प्रकृति में ही हैं। इसकी कहानी शुरू होती है लकड़ी की लुगदी या फिर वेस्ट कॉटन में मिलने वाले नेचुरल सेल्यूलोज से। तो ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत होती है स्प्रूस जैसे पेड़ों से। इन पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर उनसे लकड़ी की लुगदी, जिसे हम वुड पल्प कहते हैं, वो तैयार की जाती है। अच्छा, अब यहाँ से असली केमिकल मैजिक शुरू होता है। इस वुड पल्प को सबसे पहले कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं। फिर इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जाता है और ये गाढ़े शहद जैसे घोल में बदल जाता है। इसी घोल को विस्कोस कहते हैं। और अब आता है वो जादुई मोमेंट। इस गाढ़े घोल को एक स्पिनरेट से, आप इसे एक शावर हेड जैसा समझ सकते हैं, उससे निकालकर एक एसिड के घोल में डाला जाता है। और जैसे ही ये लिक्विड एसिड के संपर्क में आता है, जादू की तरह देखते ही देखते ठोस धागों में बदल जाता है। इसी कमाल की प्रक्रिया को वेट स्पिनिंग कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे रास्ते पर, सिंथेटिक फाइबर्स। याद है ना, ये वो फाइबर्स हैं जो पूरी तरह से लैब में बिना किसी नेचुरल बेस के सिर्फ केमिकल से बनते हैं। और इस कैटेगरी में दो बहुत बड़े नाम हैं, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर तो अपनी मजबूती के लिए फेमस है, इस पर सिलवटें भी आसानी से नहीं पड़ती। और एक्रिलिक, अरे ये तो ऊन जैसी गर्माहट देता है, पर होता उससे कहीं ज्यादा हल्का है। रेयॉन से ये बिल्कुल अलग है। रेयॉन में तो हम एक नेचुरल चीज को बदल रहे थे, है ना? पर यहाँ सब कुछ लैब में ही बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप छोटे छोटे मोतियों को, जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, एक एक करके जोड़कर एक लंबी सी माला बना रहे हैं। बस वही लंबी माला यानी पॉलीमर इन फाइबर्स का बेस बनती है। तो ठीक है, हमारे पास लिक्विड तो तैयार हो गया, चाहे वो रीजेनरेटेड हो या सिंथेटिक पॉलीमर। पर अब इस लिक्विड को धागे में कैसे बदलें? इसका जवाब है केमिकल स्पिनिंग की कला में। और इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है स्पिनरेट। जैसा मैंने पहले भी बताया, इसे आप एक बहुत ही बारीक छेदों वाला शावर हेड मान लीजिए। जब इस लिक्विड पॉलीमर को इसके छेदों से प्रेशर के साथ निकाला जाता है, तो पतले पतले धागे निकलते हैं। इन्हीं को हम फिलामेंट्स कहते हैं। अब इन लिक्विड फिलामेंट्स को ठोस धागे में बदलने के मेनली 3 तरीके हैं। पहला है मेल्ट स्पिनिंग, जो पॉलिएस्टर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें पॉलीमर को पिघलाकर स्पिनरेट से निकालकर ठंडी हवा से सुखा दिया जाता है। दूसरा है ड्राई स्पिनिंग। इसमें पॉलीमर को एक सॉल्वेंट में घोलते हैं और फिर गर्म हवा से उस सॉल्वेंट को भाप बनाकर उड़ा देते हैं। और तीसरा है वेट स्पिनिंग। ये तो हम रेयॉन में देख ही चुके हैं, जहां धागों को एक केमिकल बाथ में डालकर ठोस बनाया जाता है। तो यहाँ इन दोनों तरीकों को आमने सामने देखिए। एक तरफ मेल्ट स्पिनिंग है, जहां पॉलिएस्टर जैसे फाइबर्स को बनाने के लिए ठंडी हवा का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी तरफ है वेट स्पिनिंग, जिसमें रेयॉन और एक्रिलिक जैसे फाइबर्स के लिए केमिकल बाथ का इस्तेमाल किया जाता है।
और ये रहा हमारा तीसरा तरीका, ड्राई स्पिनिंग। इसमें क्या होता है, पॉलीमर की घोल को एक गर्म हवा वाले चेंबर से निकाला जाता है। इससे सॉल्वेंट तो भाप बन के उड़ जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ हमारा ठोस फाइबर। दिलचस्प बात यह है कि कुछ तरह के एक्रिलिक फाइबर बनाने के लिए भी इसी मेथड का इस्तेमाल होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये फाइबर्स बनते कैसे हैं, पर अब असली सवाल कि बनाने का ये तरीका, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके इस्तेमाल को कैसे तय करता है। चलिए अब ये समझते हैं। अब जरा इस टेबल को देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। रेयॉन जो नेचुरल सोर्स से बना है वो पानी तो खूब सोखता है, पर गीला होते ही बेचारा कमजोर पड़ जाता है। दूसरी तरफ है पॉलिएस्टर, ये पानी को हाथ भी नहीं लगाने देता और गीला होने पर इसकी मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ता। और एक्रिलिक, उसका फील एकदम ऊन जैसा सॉफ्ट और मुलायम होता है। और बस इन्हीं अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से इनका इस्तेमाल भी अलग अलग होता है। रेयॉन की पानी सोखने की आदत उसे गर्मियों के आरामदायक टॉप और ड्रेसेस के लिए परफेक्ट बनाती है। पॉलिएस्टर जो पानी से दोस्ती नहीं करता, उससे रेनकोट और छाते बनाना ही बेस्ट है। और एक्रिलिक, उसकी ऊन जैसी गर्माहट और हल्केपन की वजह से वो हमारे प्यारे स्वेटर्स और कंबलों में इस्तेमाल होता है। ये बात एकदम पते की है और ये भी बताती है कि हमें मैन मेड फाइबर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, एक्रिलिक को बनाया तो गया था ऊन की नकल करने के लिए, लेकिन उसे ऊन से बेहतर बनाया गया। इसमें ऊन जैसी गर्मी तो है, पर यह हल्का है और इसमें कीड़े भी नहीं लगते। मतलब एक तरह से अपग्रेड। तो आज हम मजबूती, गर्माहट और आराम के लिए फाइबर्स डिजाइन कर रहे हैं, पर सोचिए आगे क्या? कल हम उन्हें किस चीज के लिए डिजाइन करेंगे? क्या ऐसे कपड़ों के लिए जो अपना रंग खुद बदलें, या शायद ऐसे कपड़े जो हमारी हेल्थ को मॉनिटर करें? सोचने वाली बात है, क्योंकि संभावनाएं वो तो सच में अनंत हैं।